नामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि पर आज इस प्रेरणा की भूमि में उपस्थित हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता अपने स्वजनों के बीच में सम्मानित होना, अवसर मिलना कि अपनी आने वाली पीढ़ियों से भी बात कर सकें, संवाद स्थापित कर सकें, अपने आप में परम सौभाग्य है। लेट्स इंस्पायर बिहार बीहट नगर परिषद चैप्टर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रोफेसर कमलेश जी, मध्य विद्यालय बीहट के प्रधानाचार्य रंजन जी, अनुपमा जी, लेट्स इंस्पायर बिहार बेगूसराय अध्याय से समन्वय कर रहे प्रभाकर कुमार राय जी, पटना से आए सतीश गांधी जी, बेगूसराय महिला अध्याय से जुड़ी और समन्वय कर रही बिंदु चौधरी जी, उपस्थित सभी स्वजनों, अग्रजों, युवा साथियों, आज जिस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं उस कार्यक्रम स्थल का नाम मिथिला विवाह भवन है। तो इससे पहले कुछ और संबोधन में मैं कहूँ, सबसे पहले इस भूमि को किस रूप में मैं देखता हूँ और उसमें राष्ट्रकवि दिनकर जी की क्या भूमिका रही है, उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज दिनकर जी की पुण्यतिथि है। आज से करीब 5 साल पहले उनकी जयंती के अवसर पर जब सोच रहा था इस भूमि के विषय में, बिहार के विषय में, राष्ट्र के विषय में, तो कहीं न कहीं मन में ऐसी अनुभूति हो रही थी कि इस भूमि में बहुत प्रकाश प्रसारित करने की क्षमता है और दिनकर जी ने जो बीजारोपण किया है वो हर व्यक्ति के हृदय में कहीं न कहीं प्रफुल्लित होकर बिहार के साथ साथ पूरे राष्ट्र को निश्चित ही आने वाले समय में आलोकित करेगी। मिथिला की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मिथिला को शास्त्रों में, पुराणों में, अनेक प्राचीन ग्रंथों में, महाभारत में जिस रूप में वर्णित किया गया है, उस क्षेत्र को किया गया है जिसके उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में गंगा हो, पूर्व में कौशिकी हो और पश्चिम में नारायणी गंडक हो। इस पूरे क्षेत्र में एक अलग ही प्रकाश प्राचीन काल से था। मैं भी जब छोटा था, बरौनी टाउनशिप में रहता था, बीहट आता जाता रहता था, उस प्राचीन प्रकाश को कहीं न कहीं अनुभव करता था जिसने कभी वेदांत को जन्म दिया। दृष्टि अलग थी, इस प्राचीन भूमि में बहुत अलग दृष्टि थी और इसीलिए जब उस भूमि की सोच को हम देखते हैं तो आधुनिक काल में राष्ट्रकवि दिनकर से बड़ा कोई प्रतिनिधि इस भूमि की सोच का नहीं हो सकता। जिसने प्राचीन काल में मानव मस्तिष्क का सबसे उत्कर्ष देखा हो वेदांत के रूप में, आधुनिक काल में उसने दिनकर को देखा है, जिनको यदि हम पढ़ते हैं तो हर पंक्ति में एक चुनौती है कि किसी भी प्रकार के संघर्ष से जब हम निपटेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। मानव में इतनी क्षमता है जो असीम है और हर पंक्ति में यदि कभी भी हम निराश होते हैं और दिनकर जी को पढ़ना शुरू करते हैं तो सारी निराशा उस प्रकार से मिट जाती है जैसे जब अंधेरा हो और अंधेरे में सूर्योदय होता है तो अंधेरा अपने आप छट जाता है। दिनकर जी के बारे में जब मैंने लिखा वो पंक्तियां, उन्हीं पंक्तियों से मैं प्रारंभ करूंगा। सरस्वती तट से प्रसार हुआ, आवाज आ रही है ना पीछे तक? सरस्वती तट से प्रसार हुआ, चेतन भारत विस्तार हुआ। जब ज्ञान की परंपरा की हम लोग बात करते हैं तो प्राचीन काल में सबसे प्राचीन वेदों को मानते हैं और वेदों का उद्गम विलुप्त
सरस्वती नदी के तट पर मानते हैं। वेदों ने अंत जहाँ पाया, मिथिला क्षेत्र वह कहलाया। याज्ञवल्क्य जहाँ प्राचीन हुए, मंडन वहीं समीचीन हुए। विद्यापति को जन्म दिया, जनक राज पर गर्व किया। ज्ञान प्रकाश उत्कर्षित हुआ, विश्व लाभान्वित हुआ। क्षेत्र अत्यंत हो हर्षित, संपूर्ण भारत में था पुलकित। चूंकि परिवर्तन है रित, किसी भी स्थिति में परिवर्तन तो होती है, लेकिन परिवर्तन सकारात्मक तब होती है जब दृष्टि लोगों की अच्छी होती है, प्रयास सकारात्मक होते हैं। जहाँ दृष्टि में विकृति आती है तो परिवर्तन भी नकारात्मक दिशा लेकर चलने लगती है। चूंकि परिवर्तन है रित, मिथिला भी हुई काल विकृत। काल द्वारा हुई ग्रसित, भला किसे था यह जनित। ग्रस्ता था परतंत्र त्रास, बौद्धिक परंपरा हुई सशंकित। पूर्व विरासत पर गौरवान्वित, थी भविष्य प्रति चिंतित। इस भूमि को मैं देखता हूँ जो प्राचीन काल में जिस ज्ञान के प्रकाश को लेकर प्रसारित पूरे विश्व में कर रही थी, कहीं न कहीं उसमें एक ग्रहण लगा। जब स्वतंत्रता के हम लोग शिकार हुए, और उस समय भूमि की जो इच्छा थी, आशा गंगा पर कर केंद्रित, सपूत दर्शन को लालायित। जब भूमि कराहती है कि प्राचीन काल में ऐसे थे, आधुनिक काल में दिशा देने वाला कौन होगा, तो भूमि कहीं न कहीं अपने किसी सपूत को खोजती है कि भूमि की पूरी आशा को लेकर, भूमि के विचार को लेकर, भूमि की बौद्धिक क्षमता को लेकर कोई तो आगे चले। आशा गंगा पर कर केंद्रित, सपूत दर्शन को लालायित। बौद्धिक परंपरा को बढ़ाना था, पूर्वज ऋण चुकाना था। मंदाकिनी तट पर उदय, मंदाकिनी तट पर उदय, दिनकर बना राष्ट्रीय हृदय। राष्ट्र ने भी शीघ्र पहचाना, राष्ट्र कवि नाम गया जाना। जब दिनकर जी का उदय हुआ तो राष्ट्र को भी पहचानने में समय नहीं लगा कि वह व्यक्ति आ गया है जिसके विचारों से इस राष्ट्र की उन्नति होगी। मिथिला हुई पुनः चेतन, भारत को अंतर प्राण मिला। संस्कृति अध्याय हुआ रचित, क्षेत्र नव गौरवान्वित। दिनकर ने किया काल दर्शन, दिनकर ने किया काल दर्शन, शब्द रूप में नव सृजन। रश्मि रथी को सम्मान मिला, काल दोष से त्राण मिला। त्याग युधिष्ठिर धर्म को, गदा गांधीव का ध्यान मिला। दिनकर जी की हर पंक्ति में एक रोमांच है, एक प्रकार का आवाहन है कि जो भी गलत हो रहा है उसको सहो मत, उसके लिए प्रतिकार करो, हर प्रकार से उसका प्रत्युत्तर दो, संघर्ष करो। सिमरिया में पूछे मंदाकिनी, दिनकर क्या अब मौन है। दिनकर जी के जाने के बाद सिमरिया में पूछे मंदाकिनी, दिनकर क्या अब मौन है। चिंतित भारत भविष्य पर, मिथिला क्या पुनः गौण है। दिनकर हैं जीवित स्मृति, दिनकर हैं जीवित स्मृति, पर प्रेरणा लेता कौन है। यदि राष्ट्र कवि का है सम्मान, यदि राष्ट्र कवि का है सम्मान, नहीं केवल पुष्पदान। यदि राष्ट्र कवि का है सम्मान, नहीं केवल पुष्पदान। नव युवा से आशान्वित, नव युवा से आशान्वित, भारत मांगे स्वार्थ बलिदान। नव सृजन के निमित्त दिनकर मार्ग मांगे अग्र प्रस्थान। दिनकर जी की जो भूमि है, दिनकर जी के जो भाव हैं, यदि हम जयंती पर, पुण्यतिथि पर केवल स्मरण करेंगे, उससे कुछ सिद्ध नहीं होगा। निश्चित हम गौरवान्वित हो सकते हैं कि हम उस क्षेत्र के हैं जहाँ से राष्ट्रकवि आते हैं, लेकिन यदि उसके वाहक हम बनना चाहते हैं, जिन भावों को दिनकर जी ने व्यक्त किया, जिस प्रकार के आवाहन को उन्होंने हर हृदय में स्थापित किया, तो मन कहता है असंभव कुछ नहीं है। वो भी जिस अभियान को लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार, मैं तो उसी रूप में इसको लेता हूँ कि प्रेरणा कहीं ना कहीं दिनकर जी की ही है। जब भी गंगा पार करता हूँ, लगता है कवि अपने रूप में उस प्रेरणा को लेकर बता रहे हैं कि अपने दायित्व को ग्रहण करो, कमजोर मत समझो, दुर्बल मत समझो, सारी क्षमता तुम्हारे अंदर समाहित है। जिस दिन तुम जाग गए, लोगों को जगाने लगे, जोड़ने लगे, तो सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। बिहार में यदि हम आज चिंतित होते हैं कि जिस भूमि में कभी पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे,
जिस प्राचीन क्षेत्र में कभी वेदांत का दर्शन हुआ, उसके बच्चे यदि बाहर पढ़ने जाते हैं तो चिंता तो होती है। जिस क्षेत्र में कभी मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को विश्व का सर्व प्रमुख नगर कहा हो, उद्योग का केंद्र कहा हो, चंपा की ऐसी उद्यमिता रही जिसे बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा, चंपा के ऐसे व्यापारी रहे जो दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर यूरोप तक व्यापार करते थे, और जब करते थे तो उस प्रेरणा का प्रसार करते थे जो इस भूमि में समाहित थी। और ऐसा जब करते थे तो जिस क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र के लोग इतने प्रभावित होते थे कि अपने गांव का नाम, नगर का नाम और यहाँ तक कि राष्ट्र का नाम भी बिहार के प्राचीन नगरों पर किया करते थे। वियतनाम इसका जीवंत प्रमाण है, जो 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया। लेकिन उस भूमि की ऊर्जा को यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे, आपस में संघर्ष करेंगे, जातिवाद के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, छोटे छोटे वादों के नाम पर, कोई किसी विचारधारा को लेकर चलेगा, कोई किसी अन्य विचारधारा को लेकर चलेगा, तो भला कैसे संभव होगा कि उस क्षेत्र का उत्कर्ष उसी रूप में स्थापित हो। जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, उस समय ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि हम लोगों को जोड़ना जानते थे। छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर, गणराज्यों को जोड़कर एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण तब कर सकते थे जब संसाधन नहीं थे। आज तो संसाधनों की कमी है ही नहीं, मार्ग भी विकसित हो चुके हैं। जिस अफगानिस्तान तक अखंड भारत का प्रसार था, उसके पार तक था, उस समय अफगानिस्तान जाने में कितना समय लगता होगा। कोई संदेश भी यदि पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान भेजना हो, अब कल्पना कर सकते हैं कितना कठिन रहा होगा। लेकिन क्या शक्ति रही होगी कि उस समय जब मगध से चलकर कोई जाता तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, शासक की दृष्टि से देखते थे और प्रेरणा ग्रहण करते थे कि व्यक्ति बिहार से आया है। भूमि के सामर्थ्य को कैसे हम जगाएं? पूर्वज तो वही थे जिनमें इतनी क्षमता थी, उन्हीं के तो वंशज हैं। जब दिनकर जी की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हर पंक्ति में कहीं ना कहीं एक पीड़ा भी दिखती है जो बताती है कि हमारे जो संस्कृति का विकास हुआ, कहीं ना कहीं हम कैसे उससे भटकते चले गए। आप उनके रचनाओं को पढ़ेंगे तो जो लेट्स इंस्पायर बिहार का मूल संदेश है, तो लगभग आपको उसी संदेश का सूत्रपात हर काव्य में भी मिलेगा, सांस्कृतिक रचना में भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर क्षेत्र को बढ़ाना है, बिहार को पुनः उस रूप में स्थापित करना है जिस रूप में वह प्राचीन काल में तब थी जब संसाधन नहीं थे, तो आवश्यकता अगर किसी चीज़ की है तो केवल दृष्टि की है। दृष्टि ऐसी हो जो बृहत हो, और मैं तो उस क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र का नाम ही गंगा के बृहत तट पर पड़ा हो। एक एक व्यक्ति में यदि वो दृष्टि आ जाए जो बिहट के नाम से है, तो दृष्टि बिहार तो क्या पूरे देश को बदलने की क्षमता रखती है। क्या दृष्टि थी प्राचीन बिहार की। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, कभी मिथिला कहा गया, कभी वज्जी महाजनपद कहा गया, कभी अंगुत्तराप कहा गया, अनेक क्षेत्रों के नामकरण इतिहास के कालखंड में होते रहे। सांस्कृतिक रूप से देखते हैं तो मगध, अंग और मिथिला के संगम स्थली के रूप में संस्कृति का विकास इस क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र के जब सोच को देखते हैं, उस प्राचीन काल में वेदांत की हम लोगों ने बात की, जब क्षेत्र में ज्ञान का ऐसा उत्कर्ष हो तो ज्ञान केवल भौतिक चीज़ों तक ही सीमित नहीं रहता, आध्यात्मिक तत्वों के गूढ़ रहस्यों को भी पहचानना चाहता है। यही बात वेदांत में दिखती है। लेकिन जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में इस प्रकार की बृहद दृष्टि आ जाए कि आध्यात्मिक तत्वों को भी जानना चाहती है, निश्चित ही भौतिक जीवन में भी सकारात्मक प्रवाह कैसे हो, इस पर भी चिंतन करती ही है। उत्तर बिहार के इस क्षेत्र में प्राचीन काल में ऐसा चिंतन विकसित हुआ जो पूरे विश्व में कहीं नहीं था। आज विश्व में प्रजातंत्र एक आदर्श है, लेकिन जिस काल में इस भूमि में यह कल्पना जगी कि कोई व्यक्ति शासन कर सकता है यदि सक्षम हो, और सक्षम होने के लिए किसी वंश में उत्पन्न होना आवश्यक नहीं, व्यक्ति को चुना जा सकता है
एक क्रांति आ गई। क्रांति ऐसी आई कि इस पूरे क्षेत्र में, जिसके दक्षिण में गंगा, उत्तर में हिमालय, पूरब में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी हो, उसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे और चुनकर हर वर्ष वैशाली के संथागार में